हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज व्हाट इज एनेंटियोमर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंटियोमर के बारे में पढ़ते हुए नजर आएंगे। पीछे के वीडियो सेक्शन में हमने किया था कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एनर्जी लेवल्स आपको थोड़े से कम दिख रहे होंगे। उसके पीछे छोटा सा कारण ये है कि हेल्थ फिलहाल ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने वीडियो सेक्शन को आप तक पहुंचा सकें। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूं, ध्यान से सुनना है कि गुस्से में कभी भी कोई काम ना करें। गुस्से का नुकसान कितना हो सकता है वो ध्यान से सुनना है। प्यारी सी 4 लाइनें हैं। एक परिंदे का घर तोड़ा, पाप कमाया गुस्से में। ध्यान से सुनना है। एक परिंदे का घर तोड़ा, पाप कमाया गुस्से में। मुसाफिरों को सही रास्ता नहीं बताया गुस्से में। जिस लड़के ने उसके लिए मेहनत करना शुरू किया, उसने उसको आवारा गलत बताया गुस्से में। वो कहती थी बालों को छोटा ही रखा कर बादल, जब से गई है इनको नहीं कटवाया गुस्से में। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। देख सकते हो कितना खतरनाक गुस्सा है कि अभी तक बेचारे ने बाल नहीं कटवाए हैं। तो चलते हैं फिर अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। डेट इज कॉल्ड एनेंटियोमर। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा आपके पास कि एनेंटियोमर्स होते क्या हैं। तो ध्यान से देखना है भाई, एनेंटियोमर क्या होंगे। सही है। एनेंटियोमर्स की बात करते हैं तो एनेंटियोमर क्या होंगे? ऐसे मोलिक्यूल, दोज मोलिक्यूल्स जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज ना करते हो। मीनिंग पीछे बता चुके। सुपर इंपोज का मतलब होता है अपनी परछाई को दबा ले, डेट इज सुपर इंपोजेबल। नहीं दबा सकता, डेट इज नॉन सुपर इंपोजेबल। दोज मोलिक्यूल्स विच आर नोट superimposable on their mirror image are called as एनेंटियोमर। ऐसे मॉलिक्यूल को आप एनेंटियोमर कह सकते हैं जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज ना करता हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल विच आर नॉट सुपर इंपोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, जो अपनी प्रतिबिंब को क्या ना कर सकते हो, छुपा ना सकते हो, उन चीज को आप आसानी से क्या कह सकते हो? एनेंटियोमर कह सकते हो। उदाहरण के लिए समझा देता हूं कि कंसेप्ट कहता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या कहा, अगर कोई भी चीज अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज ना करे तो वो चीज़ कैसी होनी चाहिए? कायरल होनी चाहिए। कम से कम उसके पास एक कायरल सेंटर होना चाहिए ताकि वो अपनी मिरर इमेज को क्या ना करे? सुपर इंपोज ना करे। जैसे लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CHOH। इसे आप क्या कह सकते हैं? लैक्टिक एसिड कह सकते हैं। देखो ध्यान से, वेजडेस प्रोजेक्शन से आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखो आप लैक्टिक एसिड को किस तरीके से क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। देखो भाई, सही है। इधर मान लेता हूं ये OH रहा होगा, इधर रहा होगा H, कह सकता हूं इधर जो रही होगी डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर जो ग्रुप मौजूद रहा होगा डेट इज CH3। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज कर रहा है या नहीं। तो आप अपनी मिरर इमेज को देखने के लिए सामने मिरर लगा के देख सकते हो। जैसे ही मिरर लगाओगे ये पलटी खा जाएगा। पलटी खाने की वजह से जो पास था वो दूर चला जाएगा और जो दूर था वो पास आ जाएगा। कह सकता हूँ ये इस दिशा में था, अब ये कौन सी दिशा में घूम जाएगा मेरे भाई? इस दिशा में घूम जाएगा। दिखा? ऐसे दिखा दो, थोड़ा सा साफ दिखे, ऐसे दिखा दो। कह सकता हूं ऐसे दिखा होगा। और ये मॉलिक्यूल किस तरफ घूम गया होगा? इस तरफ। जब इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करता हुआ नजर नहीं आएगा। अब देखो, जुड़ने वाले चारों एटम या ग्रुप अलग अलग हैं, तो इसको किस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? स्टार से। और स्टार का मतलब होता है कौन सा? कार्बन, कायरल सेंटर। कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन। और आपको पीछे भी सिखाया था, जिसके पास एक कायरल कार्बन हो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कह सकता हूँ वो अपने मिरर इमेज को सुपर इंपोज करता हुआ नजर नहीं आएगा। कायरलिटी या एसिमेट्रिक सेंटर पीछे आपको सिखा चुका था। एसिमेट्रिक सेंटर वो होता है जिसमें जुड़ने वाले एटम या ग्रुप किसी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ अलग अलग हों। उस चीज को आप क्या कह सकते हो? कायरलिटी कह सकते हो। तो ये छोटी सी चीज है, डेट इज कॉल्ड एनेंटियोमर। देख लो भाई ध्यान से, ठीक है। तब तक थोड़ा सांस ले लेते हैं भाई, ठीक है। बोलने से हवा ऐसे लग रही है कि अंदर भर रही है। तो देखो भाई ध्यान से देख लो, इसको पहचान लोगे? चले देखो फिर। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट आता है डेट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंटियोमर। प्रॉपर्टीज ऑफ
एनेंशियोमर्स। सही। एनेंशियोमर की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में अपने को इंट्रोडक्शन लेना है कि एनेंशियोमर क्या कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एनेंशियोमर जो होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, हमेशा। एनेंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, मतलब ये अपनी मिरर इमेज को कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। एनेंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, कह सकता हूं एनेंशियोमर जो होते हैं वो हमेशा कैसे देखने को मिलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नेचर में देखने को मिलेंगे, कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में मान लो किसी मॉलिक्यूल ने रोटेशन किया राइट की तरफ, तो उतना ही मॉलिक्यूल को वापस घुमा दिया जाता है लेफ्ट की तरफ, मतलब कह सकता हूं जितना मॉलिक्यूल घूम रहा है उतना ही वापस अपनी नेचुरल पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो रोटेशन कोज्ड बाई मॉलिक्यूल क्या रहती है, एक जैसी रहती है। तो एनेंशियोमर हमेशा क्या रहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे नेचर के अंदर। सही है। दूसरा एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। एनेंशियोमर जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कैसे देखने को मिलेगी, एक जैसी देखने को मिलेगी। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आएगा। सही है। तो आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग चीजें होती हैं, तो वो भी ज्यादातर एक जैसे ही निकल के आएंगे आपके सामने एनेंशियोमर्स की। तीसरा जो होता है दैट इज एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल। एनेंशियोमर जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा, एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से जब आप रिएक्शन कर देते हैं, एक्सेप्ट रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से आप उसकी रिएक्शन कर देते हैं तो एनेंशियोमर का जो रेट है, केमिकल रिएक्शन का रेट, वो डिफर कर जाता है। बाकी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे रहेंगी, एक जैसी। किसके साथ रिएक्शन करने पर बदलाव देखने को मिलेगा उनके रेट के अंदर, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के साथ। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आपको दो रोटेशन पढ़ाए थे, एक डेक्स्ट्रो और एक लेवो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होता है जिसमें एंगल ऑफ रोटेशन राइट हैंड की तरफ घूमे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ रोटेशन किस तरफ घूम जाए, लेफ्ट की तरफ, तो साइन इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे प्लस लैक्टिक एसिड, सही है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, NaOH के साथ। और अब की बार एंगल ऑफ रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लो, माइनस लैक्टिक एसिड प्लस NaOH। इन दोनों का जब रेट कैलकुलेट किया गया तो पढ़ने पे क्या पाया गया, दोनों का जो रेट होता है वो कैसा होता है, एक जैसा। तो कह सकता हूं जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक जैसी है, आइडेंटिकल है। लेकिन इन्हीं कंपोनेंट की रिएक्शन, इसी कंपोनेंट की रिएक्शन किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से करवा दूं तो ये रिएक्शन का जो रेट है वो क्या कर जाएगा, परिवर्तित कर जाएगा। जैसे लैक्टिक एसिड है, उसकी रिएक्शन माइनस, एक केमिकल है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम है ब्रूसीन, दूसरा है माइनस लैक्टिक एसिड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, ब्रूसीन के साथ। ब्रूसीन कैसा सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये सब्सटेंस कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से उसकी रिएक्शन करवाओगे किसी एनेंशियोमर की, तो दोनों का जो रेट निकल के आएगा वो अलग अलग निकल के आएगा, डिफरेंट रेट के साथ प्रोसीड करेंगे, ये ध्यान रखना। सही है। ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, डेट इज कॉल्ड ब्रूसीन। तो ब्रूसीन एक प्रकार का ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। प्लस लैक्टिक एसिड माइनस ब्रूसीन, जो माइनस कंपोजिशन है, जो लेफ्ट हैंड तरफ घुमा है एंगल ऑफ रोटेशन ब्रूसीन का, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जब किसी एनेंशियोमर के साथ ट्रीट करते हो तो उसका जो रेट है वो भी क्या निकल के आता है, अलग निकल के आता है। तो प्लस लैक्टिक एसिड प्लस NaOH, माइनस लैक्टिक एसिड प्लस NaOH, सेम रेट।
प्लस लैक्टिक एसिड माइनस ब्रूसीन, माइनस लैक्टिक एसिड माइनस ब्रूसीन अलग अलग रेट के साथ प्रोसीड करती हुई नजर आएगी। सही है, देख लो। तब तक एक छोटी सी शायरी सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना है। शायरी क्या कहती है? बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, ध्यान से सुनना है। जब किसी बेचारे का दिल टूट जाता है तो कितना घातक हो जाता है। बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर तोड़े बहुत। सही है भाई, इश्क में वो बेचारा बिगड़ गया था और जब उसका दिल टूटा फिर बदले में उसने बहुत सारे क्या तोड़े मेरे भाई? दिल तोड़े। देख सकते हो किस प्रकार के दिल जले हैं। सही है, 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चौथे पॉइंट पे चलते हैं भाई। Enantiomers have enantiomers have entirely different biological properties। एनेंशियोमर जो होते हैं उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से बिल्कुल क्या होती है? भिन्न होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनेंशियोमर जो होंगे वो क्या होंगे? एंटायरली उनकी कंटेन डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन उनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी वो पूर्ण रूप से भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि एनेंशियोमर जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे भाई? आपके शरीर के अंदर बायोमोलिक्यूल मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन मौजूद होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो आपका जो एनेंशियोमर है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? बायोमोलिक्यूल के साथ। और आपको पता है जो बायोमोलिक्यूल है वो खुद ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव। और जब कोई कंपोनेंट किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट से क्या करेगा? रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो अलग ही प्रकार की कंपोजिशन की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा। तो कोई पूछे क्यों बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों होती है, तो छोटा सा बात कहनी है। क्यों? रीजन, बिकॉज enantiomers because enantiomers interacts with biomolecule which themselves are optically active। सही है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग इसलिए होती है क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल मौजूद होते हैं वो खुद ऑप्टिकली क्या होते हैं? एक्टिव। जैसे ही उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट से क्या करेगा? रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा, तो एक अलग ही प्रकार की कंपोजिशन की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा जिसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से भिन्न होंगी जो इनिशियल फेज के अंदर एनेंशियोमर था। तो बिकॉज एनेंशियोमर इंटरेक्ट्स विद बायोमोलिक्यूल विच देमसेल्व्स आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। सही, बायोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो खुद अपने आप में कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं नेचर के अंदर। बिकॉज एनेंशियोमर इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल विच देमसेल्व्स आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, जो खुद अपने आप में कैसे होंगे मेरे भाई? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे नेचर के अंदर। पांचवा बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड रेजमिक मिक्सचर, या फिर नया नाम देखने को मिलेगा रेजमिक मॉडिफिकेशन। ये क्या होता है? इक्विमोलर रेशियो होता है दो एनेंशियोमर का, मतलब दो एनेंशियोमर ले लो इक्वल मोल्स के अंदर, उससे बनने वाला जो मिक्सचर होता है उसे रेजिमिक मिक्सचर कहा जाता है। और रेजिमिक मिक्सचर जो होता है वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा नेचर के अंदर। खास बात ये है, रेजिमिक मिक्सचर क्या होगा? ए मिक्सचर containing or having equimolar ratio of two enantiomer are called as रेजिमिक मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर, ए मिक्सचर कंटेनिंग और हैविंग इक्विमोलर रेशियो ऑफ टू एनेंशियोमर, दो एनेंशियोमर लेने हैं
इक्विमोलर रेशियो के अंदर, मतलब मोल्स की जो संख्या रखनी है वो बराबर रखनी है। दो एनेंशियोमर को आपस में मिक्स कर देना है और उन दोनों एनेंशियोमर के पास जो मोल की संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वहां से जो मिक्सचर ऑब्टेन हुआ होगा उस चीज को आप क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, रेजिमिक मिक्सचर या रेजिमिक मॉडिफिकेशन कह सकते हो। इसको ऊपर लिख रहा हूं, ऐसे कंपाउंड्स जो रेजिमिक मिक्सचर से ऑब्टेन हुए, सच कंपाउंड्स obtained from racemic mixture are optically inactive in nature। सही है। ऐसे कंपाउंड जो रेजिमिक मिक्सचर से ऑब्टेन होंगे वो हमेशा आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव देखने को मिलेंगे। क्यों, रीजन पूछ लेता है कई बार, ऐसा क्यों भाई? अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो एनेंशियोमर हैं वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कंपोजिशन, तो जब दो मिक्सचर मिले होंगे एनेंशियोमर के तो आंसर तो ऑप्टिकली एक्टिव आना चाहिए। ये अचानक से ऐसा कैसे चमत्कार हो गया कि रेजिमिक मिक्सचर जो बना वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया नेचर के अंदर? तो रीजन होता है बिकॉज रोटेशन कोज्ड बाई वन टाइप ऑफ आइसोमर, एक प्रकार का जो आइसोमर रोटेशन करेगा, बिकॉज रोटेशन कोज्ड बाई वन टाइप ऑफ आइसोमर इज कंपनसेटेड बाई अदर आइसोमर। सच compensation is called as, इस कंपनसेशन को क्षतिपूर्ति, अभी समझाता हूं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुआ होगा? मान लेता हूं किसी मॉलिक्यूल ने, मान लेता हूं किसी चीज को कितने एंगल से घुमाया, किसी भी एंगल से घुमाया होगा राइट डायरेक्शन में, राइट हैंड की तरफ। दूसरा जो आइसोमर बना, जितना वो राइट की तरफ घुमा उसने उसको उतने ही किसकी तरफ घुमा दिया, लेफ्ट की तरफ। तो कह सकता हूँ टोटल एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ होगा भाई? जितना प्लस का एंगल ऑफ रोटेशन आया होगा उतना ही माइनस का, तो टोटल एंगल ऑफ रोटेशन कितना, जीरो। और जब किसी का एंगल ऑफ रोटेशन जीरो हो जाए तो वो कंपोजिशन कैसी हो जाती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है नेचर के अंदर। तो क्या हुआ होगा, एक प्रकार का जो आइसोमर है वो मान लेता हूँ राइट की तरफ घुमा, तो दूसरे प्रकार की जो आइसोमेरिक फॉर्म बच गई उसने उसको उतना ही लेफ्ट की तरफ घुमा दिया, जिसकी वजह से उसके एंगल ऑफ रोटेशन पे प्रभाव पड़ गया और जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था वो कैसा हो गया नेचर के अंदर, इनएक्टिव। ऐसी कंपनसेशन को आप एक्सटर्नल कंपनसेशन के नाम से जान सकते हो। मतलब कोई बाहर से भारी व्यक्ति जो है उसको क्या कर रहा है, दबा रहा है, कंपनसेट कर रहा है। जैसे कंपनसेशन मान लो सड़क हादसे हो जाते हैं तो कंपनसेशन मांगते हैं। भाई किसी ने सड़क हादसा कर दिया, किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो उसके जो घर वाले हैं वो क्षतिपूर्ति मांगते हैं, कंपनसेशन मांगते, पैसे मांगते हैं। अब व्यक्ति केस से बचने के लिए क्या करता है, कंपनसेशन देता है कि भाई जितना उसकी क्षतिपूर्ति हुई है वो बदले में उतने ही आपसे क्या मांगेगा, क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा। तो कह सकता हूं आप कैसे हो जाओगे, जब किसी को पैसे दोगे, मुंह मांगी रकम दोगे, तो आपका नेचर कैसा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा नेचर के अंदर। तो मतलब बाहर वाले के प्रेशर की वजह से आपको कंपनसेशन करना पड़ता है, मतलब लो एंड ऑर्डर की वजह से आपने उस चीज को कंपनसेट किया, क्षतिपूर्ति की, ताकि उसकी जो भरपाई है उसको आप आसानी से कर सके, उसके नुकसान की भरपाई को पूरा कर सके। तो ये छोटा सा वीडियो सेक्शन था प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर के ऊपर। ठीक है भाई, तो धीरे धीरे वीडियो सेक्शन लेके आ रहे हैं। तो आज थोड़ी तबीयत भी नासाज है तो उसके कारण यहीं तक आपसे मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। जानने से पहले चार लाइनें सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना है कि आजकल के लोग कैसे रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उसको असली रंग दिखाने दो, धीरे धीरे उसको असली रंग दिखाने दो। सताना चाहती है मुझको तो फिर सताने दो, मोहब्बत नहीं है मुझसे ये मंजूर है मुझको, पर मंजूर ये नहीं कि तुम उसको हाथ उठाने दो। सही है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये चार लाइनें आपको पसंद आई होंगी। मोहब्बत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी के पर्सनल चीज़ों के ऊपर उंगलियां उठाने का अधिकार
आपको भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, किसी के निजी जीवन पे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।